नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सुधीर पाराशर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम राजनीति विज्ञान में यूनानी चिंतन, राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी राजनीतिक चिंतन, जीवन और राजनीति का यूनानी दृष्टिकोण, नगर राज्य, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम पुस्तक में दिए गए लेख और अपनी समझ का विकास करेंगे। राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति के संबंध में प्राय दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न उठता है, क्या राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति यूनान में हुई? ये उत्तर नहीं है। तो अगला प्रश्न ये बन जाता है, यदि नहीं हुई तो यूनान को राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है? यूनानी राजनीतिक चिंतन और जीवन तथा राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण पर विचार से पूर्व हम इस जिज्ञासा का समाधान करना आवश्यक समझते हैं। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि राजनीति को जन्म देने का श्रेय यूनानियों को जाता है और इसे विकसित करने का कार्य पश्चिम के लोगों ने या यूरोप वासियों ने किया है। इन क्षेत्रों में पूर्व के देशों का कोई विशेष योगदान नहीं है। बार्कर महोदय ने तो लिखा है कि राजनीतिक चिंतन का श्रेय यूनानियों से होता है। उनके जन्म का यूनानी मानव का शांत और स्वच्छ तर्क बुद्धिवाद के साथ संबंध है। बार्कर आदि विद्वानों के कथन से यदि यह अर्थ लिया जाए कि यूनानियों से पूर्व की अन्य सभी सभ्यताएं राजनीतिक दृष्टि से बंजर थी, तो ये युक्ति संगत नहीं होगा। यह मानना सर्वथा अनुचित लगता है कि भारत, मिस्र, ईरान, चीन, बेबीलोन आदि देशों में कोई राजनीतिक चेतना नहीं थी। इतिहासकार गेटिल का अभिमत है, जिन प्राचीन जातियों के प्राचीन ग्रंथों में सबसे अधिक राजनीतिक चिंतन दर्शन होते हैं वे हिंदू, चीनी, यहूदी थे। मैक्सिक के अनुसार भी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताओं के ज्ञान से हमें ज्ञात होता है कि इन विलुप्त युगों की जातियों का राजनीतिक चिंतन के दर्शन और विस्मयकारी था। विचार और व्यवहार दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने यूरोपीय विचारों की पूर्व घोषणा की, उनके समक्ष विचारों की सृष्टि की और एक सीमा तक तो कुछ ऐसे विचारों का शिलान्यास भी किया जो आगे चलकर यूरोपीय राजनीतिक चेतना में प्रस्फुटित हुए। लेकिन बार्कर के कथन का ये अवश्य आशय लिया जाए कि यूनानी सभ्यता से पूर्व की सभ्यताओं में राजनीतिक चिंतन का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हुआ था, तो काफ़ी हद तक सही भी है। क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता यूनानी ही इसलिए माने जाते हैं कि यूनान में ही इस राजनीतिक चिंतन को सर्वप्रथम क्रमबद्धता प्रदान की थी। मैकिलवेन के अनुसार राजनीतिक संबंधों पर विचार विमर्श की जो धारा यूरोपीय जगत से, यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित होकर के बह रही है, उसका आरंभ यूनानियों से ही हुआ था। इसका प्रमाण यह है कि राजनीतिक से संबंध रखने वाले अनेक महत्वपूर्ण शब्द और परिभाषाएं आज यूनानी भाषा में ही हैं। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र, निरंकुश राजतंत्र आदि विभिन्न शासनों के स्वरूप का अन्वेषण और मूल्यांकन सर्वप्रथम यूनानियों ने ही किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह विचार व्यक्त किया कि ऋतुओं के चक्र की भांति राज्यों का भी परिवर्तन चक्र चलता रहता है। राजतंत्र क्रमशः निरंकुश राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र तथा प्रजातंत्र में परिवर्तित होते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ऋतुओं के चक्र चलते रहते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ जो शासन के तंत्र हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। कोई टायरेनी आती है, फिर एरिस्टोक्रेसी आती है, ओलिगार्की आती है और उसके बाद में डेमोक्रेसी आती है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। यूनानियों ने विवेक द्वारा प्रत्येक बात का समाधान करने का प्रयत्न किया
वे चिंतन के द्वारा निष्कर्षों पर पहुंचने की कोशिश में अग्रणी थे। अपने अनुभव और विवेक से वे अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। उन्होंने राज्य की सभी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ कर एक परिपाटी कायम की। इसीलिए जिरमन महोदय ने लिखा है, यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। तो अभी तक हम बात से सहमत हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि जो वैज्ञानिक अध्ययन, जो क्रमबद्धता, लेखबद्ध काम जिन्होंने किया वो यूनानी थे। ऐसा नहीं है कि पूर्व की सभ्यताओं ने काम किया नहीं था, लेकिन उनका जो लेख था वो इतना लेखबद्ध और क्रमबद्ध नहीं था। इसलिए इस वर्तमान में राजनीतिक चिंतन का जनक जो है यूनानियों को माना जाता है। अब यूनान में राजनीतिक चिंतन के उदय के कई कारण हैं। ऐसा क्या कारण है? उसमें पहला है भौगोलिक स्थिति। यूनान की सभ्यता दो भूखंडों के मध्य बसा था। इसके पूर्व में असीरिया और दक्षिण में मिस्र था। राजनीतिक महत्व की दृष्टि से नगण्य फोनीशिया के व्यापारियों ने उनको सभ्यता का संदेश दिया। ऐसा करने में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का कोई कुठाराघात नहीं किया। परिणाम स्वरूप यूनानियों को स्वतंत्र रहते हुए अपनी सभ्यता के निरंतर विकास की प्रेरणा मिलती रही और उन्होंने अवसर का पूरा लाभ उठाया। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और उपरोक्त तथ्यों के कारण यूनान में राजनीतिक चिंतन के उदय का पर्याप्त बल मिला। दूसरी स्थिति जिज्ञासावर्ती। राजनीतिक दर्शन के उदय के लिए स्वाभाविक है लोगों में विवेक बुद्धि और उन्मुक्त जिज्ञासावर्ती हो। यूनानियों में यही भावना प्रबल रूप से विद्यमान थी। ईसा के जन्म से 500 वर्ष पूर्व तक यूनानी जातियों ने बाल्कान उपत्यका से उत्तर और कृष्ण सागर से एजियन सागर तक विभिन्न प्रदेशों, वर्तमान यूनान, क्रीट, लघु एशिया को जीतकर अनेक छोटे छोटे नगर राज्यों की स्थापना कर ली थी। ये आक्रांता किसी निश्चित धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुयायी नहीं थे। इनके विचारों को नियंत्रित करने वाली कोई प्राचीन धार्मिक अथवा राजनीतिक परंपरा भी नहीं थी। ये लोग मूलतः जिज्ञासु थे। क्रीट व मिस्र की प्राचीन और अत्यधिक उन्नत सभ्यताओं के संपर्क में आने पर उनमें ये इच्छा बलवती हुई कि ये नई वस्तुओं को देखें, खोजें, समझें। इसी जिज्ञासावर्ती के कारण यूनानी विचारकों ने विश्व की उत्पत्ति और राज्य संबंधी मौलिक प्रश्नों को चिंतन आरंभ किया। विवेक बुद्धि। प्रबल जिज्ञासावर्ती के साथ साथ यूनानियों में विवेक बुद्धि भी कमी नहीं थी। वे विवेक द्वारा रहस्यों का उद्घाटन करना चाहते थे। वे चिंतन के द्वारा निष्कर्षों में पहुंचना चाहते थे। उनका ऐसे विचारों में विश्वास नहीं था कि अमुक घटना, अमुक तथ्य मूल कारण ईश्वर या प्रकृति का है। धर्म मनुष्य की तर्कशीलता को कुंठित करता है और धार्मिक तत्व की रहस्यमयता के प्रति यूनान का कोई विशेष आकर्षण नहीं था। व्यक्ति की महत्ता का ज्ञान। राजनीतिक चिंतन के उदय के लिए ये आवश्यक शर्त यह भी है कि व्यक्ति अपनी महत्ता से परिचित हो। दास प्रथा से होते हुए भी यूनानी दार्शनिक जीवन के महत्व को समझते थे। उन्हें अपनी महत्ता का भान था। वे राजनीतिक कार्यों में भाग लेते थे, अपने अधिकारों के प्रति सजग थे। इस तरह यूनान की दशा राजनीतिक दर्शन के उदय के अनुकूल थी। यूनानी विचारक राज दर्शन अथवा राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता बन सके। मानव मूल्य। व्यक्ति की महत्ता के साथ साथ यूनानी मानवतावाद में भी विश्वास रखते थे। इस प्रायद्वीप में राजनीतिक चिंतन के विकास का एक बड़ा कारण यह था कि यूनानी देवताओं की कल्पना भी मनुष्य के रूप में की गई। उनके चिंतन का केंद्रीय विषय मानव था। सुकरात की मान्यता थी कि सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान इस विषय का अध्ययन करना है कि मनुष्य को क्या बनना चाहिए, उसे किन बातों का अनुसरण करना चाहिए। चूँकि राज्य एक मानवीय संगठन है, अतः यह स्वाभाविक था कि उसके अध्ययन का एक प्रमुख विषय बना। नगर राज्यों का विकास और परिवर्तन का। नगर राज्यों के अस्तित्व में आने से यूनानी राजनीतिक चिंतन के लिए अनेक अवसर प्रदान किए। प्राच्य संसार के राज्यों की भांति यूनान नगर राज्य जड़ अथवा गतिहीन ही थे। उनका विकास सिद्धांत था। उन्होंने परिवर्तन के कितने ही दौर देखे, टूट फूट देखी। ये सब कारण थे जिनकी वजह से यूनान में इस तरह की परिस्थितियाँ थी कि राजनीतिक चिंतन को एक दिशा बल मिला। आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे कि ये राजनीतिक चिंतन किस तरह बढ़ता है। अब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें और इसका सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।